Dear students, my friends, in my previous video, I taught you about participle, and now I'm going to teach you about infinitive. infinitive के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्फिनिटिव उसी को कहते हैं, नॉन फाइनाइट भी कहते हैं। इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट भी कहा जाता है। इन्फिनिटिव, देखिए एग्जाम्पल के पहले तौर पर इसको समझते हैं। I wanted to read, ये 3 सेंटेंस मैंने आपको दिया। I want to read, he wants to read, I wanted to read। इस तीनों सेंटेंस में एक समानता है। वह समानता क्या है? टू रीड, टू रीड, ज्यों का त्यों है। ठीक। दूसरी बात इसमें क्या है? ये देखिए वांट, ये देखिए वांट्स, ये देखिए वांटेड, ये भी क्रिया है, ये भी वर्ब है। कहने का मतलब कि वांट और रीड दो क्रिया मेरे पास है, लेकिन वांट क्रिया में क्या आ गया है? डिफॉर्मेशन आ गया है, मैंने उसके रूप में परिवर्तन आ गया है, रूप में परिवर्तन है। देखिए यहाँ पर वांट है, यहाँ पर वांट्स है, यहाँ पर वांटेड है। क्रिया में डिफॉर्मेशन हुआ, क्रिया का रूप बदला। वहीं पर ये जो रीड क्रिया है, इस रीड क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। टू रीड, टू रीड, टू रीड। लेकिन जब देखिए सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो वांट हुआ है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो वांट्स हुआ है। टेंस बदल गया है तो देखिए वांटेड हो गया है, परिवर्तन हुआ। लेकिन रीड क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का मतलब कि कुछ क्रिया ऐसी होती है जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, टेंस का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ क्रिया ऐसी होती है जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसी को कहा जाता है इन्फिनिटिव। वही क्रिया है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। लेकिन ये जो क्रिया है ये इन्फिनिटिव नहीं है। इस पर देखिए सब्जेक्ट का प्रभाव है, ये देखिए सब्जेक्ट का प्रभाव है, ये देखिए टेंस का प्रभाव है। ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो वांट है, ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो क्रिया में एस लग गया, परिवर्तन हो गया। ये टेंस बदल गया तो देखिए वांटेड हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जो क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलती है उस क्रिया को कहते हैं नॉन फाइनाइट, या उसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। जो क्रिया सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार
नहीं चलती है, उसी को कहते हैं नॉन फाइनाइट। और इसकी एक पहचान है कि क्रिया के देखिए पहले टू लगा रहता है। टू लग गया। और हिंदी में क्या होगा, ना लग जाएगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ, वह पढ़ना चाहता है, मैंने पढ़ना चाहा। तो हिंदी की क्रिया में ना आ जाए तो उसके पहले टू लगा देंगे, और टू लगेगा तो वह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ इन्फिनिटिव। ठीक है। अब हमको ये जानना है कि इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस में क्या क्या काम करता है। इन्फिनिटिव सेंटेंस में क्या क्या काम करता है उसको जानेंगे। तो पहला है इन्फिनिटिव किसी क्रिया का सब्जेक्ट होता है। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे काम करता है तो देखिए, टू वॉक इज गुड। टहलना अच्छी बात है ना, टहलना अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये देखिए, इज क्या है, वर्ब है। इस वर्ब के पहले आया तो वर्ब के जो पहले होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एस प्लस भी प्लस ओ, भी के पहले एस, भी के बाद ओ। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। और ये क्या है, इन्फिनिटिव है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव किसी क्रिया का सब्जेक्ट होता है। टू स्विम इज एन एक्सरसाइज। इज क्रिया है, ये सब्जेक्ट हो गया। टहलना अच्छा है, तैरना एक एक्सरसाइज है, अभ्यास है। तो हो गया पहला नियम, पहला। अब आइए नंबर 2। इन्फिनिटिव किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। यह ऑब्जेक्ट भी होता है। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई वांट टू टीच। आई वांट टू टीच। यहाँ पर वांट ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वांट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। और वर्ब के बाद जो आता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन है क्या, ये इन्फिनिटिव है। इसे हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटिव है तो ये ऑब्जेक्ट है किसका, ट्रांजिटिव वर्ब का, वांट। वांट किया ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के फेरे में फिर हम नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत बार चर्चा हो चुकी है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कि
ऑब्जेक्ट चाहिए उसको, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसमें क्या लगा करके प्रश्न कीजिए, उत्तर मिलेगा तो ट्रांजिटिव होता है। चाहना क्रिया है, क्या चाहते हैं? ये पढ़ाना, उत्तर मिल गया तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया, तो इसका देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब तीसरा है, यह है इन्फिनिटिव किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इन्फिनिटिव किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। The speaker was about to speak. The speaker was about to speak. ये देखिए अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आया तो ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन जो होता है, ये तो नाउन है। नाउन कैसे है? ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव, ये नाउन इन्फिनिटिव है, ये नाउन का काम कर रहा है, तो इन्फिनिटिव हो गया, यानी ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अबाउट प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। ही इज ए ग्रेट इंटरेस्ट इज ए, ये इज क्या है? यहाँ पर इज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो इस हेल्पिंग वर्ब को पूरा करने के लिए कोई शब्द आपको देना पड़ेगा, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर शब्द देना पड़ेगा, तो जो शब्द आएगा वह कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि वहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाएगा। हिज ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इज टू रीड, टू टीच, टू प्ले। क्या हो गया? ये इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब में इनकम्प्लीट वर्ब है, ये इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट वर्ब है, तो इस इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करने के लिए जो शब्द दिया जाता है उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आप जाइए जरा सा देखिए पिछले अध्याय, पिछले चैप्टर में, जहाँ कॉम्प्लीमेंट चैप्टर है वहाँ पर देखेंगे कि इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करने के लिए जो शब्द दिए जाते हैं उसी को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा हुआ, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कौन बैठा है? टू रीड, माने यह क्या है? इन्फिनिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा इन्फिनिटिव किसी वाक्य में कौन कौन सा काम करता है, तो ये 4 काम करता है मुख्य रूप से। मैंने 4 आपको बतला दिया। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फिनिटिव से ही, उसको मैं बतलाऊँगा कि इन्फिनिटिव है लेकिन उसमें टू नहीं लगा हुआ है।
इन्फिनिटिव की पहचान है टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फिनिटिव। यह है टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फिनिटिव ये है। लेकिन बिना टू का भी इन्फिनिटिव होता है। बिना टू का भी इन्फिनिटिव उसको कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर उसको कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव क्या है उसको आपको जानना पड़ेगा। तो बेयर इन्फिनिटिव की उस अवस्था होती है कि कहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है। हिंदी की क्रिया में ना जरूर आएगा, लेकिन उस ना की अंग्रेजी टू नहीं होगा, बिना टू का होगा। उसी को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो जिसकी चर्चा विस्तार से इसके बाद वाले वीडियो में मैं करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।